मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कल से मोर्चरी में शव पड़ा हुआ है और परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। देर रात कल आपको बता दें कि वार्ताओं का दौर भी लंबा चलता रहा, लेकिन अब तक कोई हल वार्ता के जरिए निकला नहीं है। ग्रामीण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 22 साल के अवतार सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। धरना स्थल पर बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी पहुंची। अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है, बातचीत नहीं की है और उनके आने पर ही माना जा रहा है कि कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। लिहाजा धरना देर रात से अब तक चल रहा है। तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें, धरना अभी चल रहा है, ये अभी की तस्वीर और ये रात की तस्वीर, जहां पर देखिए परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे थे। लगातार वार्ताओं का प्रशासन के साथ दौर चलता रहा, लेकिन बावजूद उसके कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र का ये मामला, आपको बता दें कि 22 साल के अवतार सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। धरना स्थल पर बाड़मेर की विधायक भी प्रियंका चौधरी तस्वीरों में आपको दिखी थी, वो भी वहां पर मौजूद रही थी। बड़ी बात यह है कि कंपनी के अधिकारियों ने अभी तक वार्ता नहीं की है। शाम को 6 बजे आया था मोर्चरी में, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी सारे थे, डीएम एडीएम साहब सबसे बात हुई थी और पॉजिटिव बात हुई, काफी बातें हुई भी है, कुछ बातें शेष है। तो लगातार बात चल रही है, सवेरे से डीएम साहब से और बात हुई है। तो अगर मांगे मान ली जाएगी तो हम धरना उठाने पर विचार करेंगे, अन्यथा तब तक यथावत रहेगा। देखिए, ये बिल्कुल अफसोसजनक बात है कि आज पूरा परिवार परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा दुखद घटना हो गई और ऊपर से यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 25 घंटे से सभी परिवारजन भी बैठे हैं, सभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कंपनी वालों से निरंतर वार्ता चल रही है। अभी जब मैं आज सुबह आई तो हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। परिवारजनों का यही है और हमारी भी यही बात है कि अभी शादी हुई 1.5 साल हुआ और बच्चा छोटा ही और इकलौता कमाने वाला था परिवार का सदस्य। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी वो साधते हुए नजर आए। बैरवा ने कहा कि हम कांग्रेस की नीतियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, साथ ही बीजेपी की 10 महीने के कार्यकाल की असफलताओं को भी गिनाएंगे। प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, दीनदयाल बैरवा, जिनको डीसी प्रधान के नाम से जानते हैं। नॉमिनेशन करने के बाद अब फील्ड में जा रहे हो, चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव को लड़ रही हो? देखो, अभी हमने नामांकन दाखिल कर दिया है, उसके बाद हमारी गहलोत साहब और हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, हम नामांकन रैली होगी, उसके बाद हम ये 2-3 दिन बाद में हमारे चुनाव प्रचार चालू हो जाएंगे। मुद्दे हमारे तो बीजेपी कांग्रेस का विचारधाराओं के हिसाब से अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस ने हमको यहाँ मौका दिया है। कांग्रेस की जो हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, इन्होंने जो उनको बंद कर दी, कईयों को इन्होंने ठंडे बिस्तर में डाल दी। बहुत सारी योजना, जनहित की योजना, किसानों की योजना, युवाओं की योजनाएँ थी, उन लोगों ने उसको वो कर दी है और उन चीज़ों को लेकर हम वहाँ जाएंगे। सामने जगमोहन मीणा एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, उनके भाई मंत्री है, किस प्रकार का मुकाबला मानते हो? प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी का मामला है, इसमें कोई से किरोड़ीलाल जी हों, चाहे जगमोहन जी हों, कोई और भी हो सकते हैं। ये मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, हम कांग्रेस की बात करेंगे। हम सामने कोई भी हो सकता है, मेरी जगह जगमोहन जी की जगह कोई और भी हो सकता था। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की, सामने कोई भी हो सकता है। अच्छा मुकाबला है, हमारे मतदाता हमारे जागरूक हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता एकदम फील्ड में तैयार बैठे हैं, कब वोट पड़े, कब दमादम वोट डालें। पायलट साहब इफेक्टिव रहेंगे, किरोड़ीलाल इफेक्टिव होगा इस चुनाव में? देखो, ऐसा है, हमारे सचिन पायलट तो एक आइकन है यहाँ के, वो बहुत बड़े दौसा के, वैसे राजस्थान के क्या इंडिया के लीडर हैं, दौसा के सांसद रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब, हमारे ये 2 नेताओं के नाम पर हम वोट मांगेंगे और तो हम सफलता जरूर मिलेगी हम लोगों को। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा। इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है और कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसकी विफलताओं को गिनाएंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में जाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वहीं खीवसर से बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी सरकार के 3 मंत्री सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी के नेताओं ने जीत का दावा भी किया।
तो मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और मंत्री 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, विकास को गति मिलेगी। सरकार के साथ खीवसर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी खीवसर की भागीदारी होगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछले 20 साल से अवरुद्ध है। और हाँ, हम सब लोग साथ में लगेंगे। रेवत डांगा जी को हमारी तरफ से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, रेवत डांगा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सभी नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ में लग के और इसको जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत लक्ष्य यही है कि पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था सुधार। और पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इन कामों को करने में सफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान के सातों विधानसभा के उपचुनाव में पूरी क्षमता के साथ उतरे और सातों विधानसभा के चुनाव जीतेंगे। आम जनता में रेवत राम जी के प्रति सहानुभूति है। बहुत कम वोटों से पिछली बारी जीत वो है, उनकी हार हुई। इस बारी सत्ता उनके साथ में, पिछली बारी सत्ता हमारे साथ नहीं थी। और आप अगर रिकॉर्ड देखें कि खीवसर विधानसभा का, ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ कि विकास कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी पावर में थी। नागौर से बड़ी खबर यह है कि खीवसर से आरएलपी प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कनिका बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल भी मौजूद रहे, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के लिए आज खास दिन है, क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं और उसी सिलसिले में ये पहला कदम कहा जा सकता है, जो पहला प्रोसेस होता है, यानी कि नामांकन दाखिल करने का, पर्चा दाखिल करने का, वो प्रोसेस को पूरा किया गया है। खीवसर से इस बार आरएलपी के प्रत्याशी हैं कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल के भाई हैं, वो भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक इंदिरा बावरी भी इस दौरान मौजूद रही। तो कुल मिलाकर आरएलपी ने भी खीवसर से कल कनिका बेनीवाल के नाम का ऐलान कर दिया था। त्रिकोणीय मुकाबला खीवसर में दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से आरएलपी ने चौंकाते हुए कनिका बेनीवाल के नाम का ऐलान किया है। पहला उनका ये चुनाव होगा, ऐसे में उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस की चुनौती भी है। हनुमान बेनीवाल इससे पहले यहां से विधायक थे, इसके बाद लोकसभा में वो सांसद बने चुनाव में, लिहाजा ये सीट खाली हुई। यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इससे पहले अब चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। खीवसर से आज आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। 25 अक्टूबर आज शाम तक ही सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आज नामांकन की आखिरी तस्वीर भी आ गई। यहाँ पर देखिए कनिका बेनीवाल, जो कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, रिटर्निंग अधिकारी के सामने पर्चा दाखिल करते हुए आपको दिख रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल। खीवसर का इतिहास है कि हनुमान बेनीवाल के परिवार की तरफ से ही उनको, परिवार के लोगों को ही टिकट मिला है और एक बार फिर उसी परंपरा पर आगे बढ़ते हुए पहले नारायण बेनीवाल भी विधायक रहे, वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कनिका बेनीवाल, जो कि आरएलपी के प्रत्याशी हैं, पर्चा दाखिल करती हुई तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो खीवसर से आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के लिए आज खास दिन, क्योंकि चुनाव के लिए पहला कदम उन्होंने रख दिया है। नामांकन दाखिल कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पर्चा दाखिल करती हुई कनिका बेनीवाल को आप देख पा रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। नारायण बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल के भाई हैं, उनकी भी मौजूदगी इस दौरान रही है। कनिका बेनीवाल का ये पहला चुनाव होगा। हनुमान बेनीवाल की पत्नी है कनिका बेनीवाल, जिनके सामने चुनौती है कांग्रेस की तरफ से और साथ ही बीजेपी के लिए भी। कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन के बाद आज आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि पर्चा तो आज दाखिल किया गया, लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल कई दिनों से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, यानी कि
चुनावी ताल ठोकने की तैयारी के साथ साथ किस तरह से जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर आरएलपी अपनी रणनीति पर लगातार आगे बढ़ती हुई। खबरों में आगे बढ़ते देवली उनियारा उपचुनाव से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सांसद हरीश मीणा, जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा मौजूद इस दौरान रहे। केसी मीणा के समर्थन में आज नामांकन सभा भी होगी। तो लगातार प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए वो नामांकन भरते हुए, पर्चा दाखिल करते हुए। इस दौरान मौजूदगी सांसद हरीश मीणा और जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद की भी रही। केसी मीणा के समर्थन में आज एक बड़ी सभा भी होने जा रही है, नामांकन सभा भी होगी, जिसमें शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी। 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाला है। विधानसभा के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख जब वोटिंग होगी, और उससे पहले आज आखिरी तारीख प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल करने की। लगातार सुबह से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देवली उनियारा के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। तस्वीर है कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा की, नामांकन दाखिल करते हुए मीणा को आप देख रहे हैं। सांसद हरीश मीणा, और जाहिर तौर पर यह माना गया था कि हरीश मीणा के रिकमेंडेशन पर ही कस्तूर चंद मीणा को टिकट मिला है। जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। केसी मीणा के समर्थन में एक बड़ी सभा भी होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी भी होने वाली है। टोंक का ये इलाका जहां पर पायलट फैक्टर हमेशा हावी रहा है। देवली उनियारा उपचुनाव, अब देखना होगा किन मुद्दों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा चुनावी मैदान में जाते हैं। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईओ भर्ती परीक्षा 2022 को आरपीएससी ने निरस्त कर दिया है। 111 पदों के लिए आयोजित की गई थी राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 की परीक्षा। अब जल्द ही बताया जा रहा है कि ईओ भर्ती में आवेदन होंगे दोबारा। अभ्यर्थी अब परीक्षा देंगे। ईओ भर्ती परीक्षा पेपर नकल प्रकरण को एसओजी ने उजागर किया था। 17 आरोपियों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था, और इसके बाद ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा ये है कि ईओ भर्ती परीक्षा 2022 को आरपीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए निरस्त कर दिया है। हाल ही में 17 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। 111 पदों के लिए आपको बता दें कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 की परीक्षा का आयोजन हुआ था। उदयपुर से बड़ी खबर है। भूताला गांव में लेपर्ड आखिरकार कैद हो गया है। पिंजरे में लेपर्ड को कैद किया गया। मवेशियों का लगातार शिकार कर रहा था ये लेपर्ड। ग्रामीणों में डर का माहौल पिछले 1 महीने से बना हुआ था। पिंजरा लगाया गया और उसके बाद आखिरकार लेपर्ड को पकड़ा गया है। तस्वीर आपके सामने, 4 साल की इसकी उम्र लगभग ये बताई जा रही है कि लेपर्ड की हो सकती है। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बायोलॉजिकल पार्क में अब इस लेपर्ड को लाया गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले भी एक और लेपर्ड को पकड़ा गया था, वो मादा लेपर्ड थी, लेकिन जैसे ही बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे वहां पर वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लेपर्ड जो है पिंजरे से बाहर निकल गया। लेकिन एक और लेपर्ड को पकड़ा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है। बीड गोरेर में पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर जेसीबी चली है। रजवाड़ी गेट सहित दीवार को ध्वस्त करने का काम किया गया। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था। कुछ दिन पहले करीब 225 मीटर दीवार को ध्वस्त किया गया। 63 मीटर दीवार जो लंबी थी, उस गेट को भी ध्वस्त किया गया है, दीवार को भी ध्वस्त किया गया है। जेसीबी का पीला पंजा चलते हुए आप देख पा रहे हैं। बीड गोरेर में ये पूर्व मंत्री का फार्म हाउस है, जहां पर जेसीबी का पीला पंजा चला है। बुलडोजर की कार्रवाई, रजवाड़ी गेट सहित दीवार को ध्वस्त किया गया। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर एक बड़ी टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये ध्वस्तीकरण का काम किया है, कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि करीब 225 मीटर दीवार को भी ध्वस्त किया गया था। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डबोक एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। इंडिगो की फ्लाइट 6E2099 में बम की जानकारी मिली। उदयपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट जिसमें बम की धमकी मिली है। एक बार फिर उदयपुर में हलचल तेज हो गई है, चूंकि डबोक एयरपोर्ट पर फ्लाइट में धमकी मिली है, फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। इंडिगो की यह फ्लाइट है 6E2099 में बम की जानकारी मिलने के बाद
हलचल तेज हो गई है, हड़कंप मच गया है। उदयपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट थी जिसमें आप देख सकते हैं अब सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है और इस इंडिगो की फ्लाइट को रोका गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि पिछले 20 से 22 दिन में आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा धमकी के इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर इसी तरह की धमकी सामने आई है। उदयपुर को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। ये डबोक एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। डबोक एयरपोर्ट पर फ्लाइट को रोका गया है जिसमें बम की धमकी मिली थी। इंडिगो की फ्लाइट है 6E2099 में बम की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट जिसमें बम की जानकारी मिलने के बाद एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल को तेज किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या इस खबर में कोई सच्चाई है भी या नहीं, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार फ्लाइट्स में बम की जानकारियां मिल रही है, इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं और अब एक बार फिर इसी तरह की धमकी का मामला उदयपुर से सामने आया है। ये डबोक एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हलचल तेज है। आप देखिए किस तरीके से जो एविएशन सेक्टर से जुड़े कर्मचारी हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। कपिल, क्या कुछ संदिग्ध मिला, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, ये फ्लाइट बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे उदयपुर से दिल्ली की ओर जानी थी। उस दौरान अचानक से ये जानकारी मिली कि फ्लाइट के अंदर बम है। इस तरह की सूचना मिलते ही बेहद गंभीरता से पूरे मसले को लिया गया और पूरा एयरपोर्ट प्रबंधन और सिक्योरिटी की जो टीम है वो अलर्ट पर आ गई। सबसे पहले जो फ्लाइट के जो पैसेंजर थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर फिर से ले जाया गया और जो लगेज था उसे जहां लगेज रखा है वहीं छोड़कर वहां से हट जाने के लिए पैसेंजर को अपील की गई। उसके बाद में रनवे के यहाँ लगेज रखकर सिक्योरिटी की जो टीम थी उन्होंने पूरे लगेज को चेक किया है। फ्लाइट की भी पूरी चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं बरती जा रही क्योंकि फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी थी और आप देखिए लगातार दूसरे दिन इस तरह की धमकी मिली है। कल भी एक फ्लाइट को जो कि दिल्ली से उदयपुर होते हुए अहमदाबाद जा रही थी जिसको उदयपुर में उतारा गया था, उसमें भी बम होने की धमकी मिली थी। उसके बाद उसका भी सर्च किया गया। तो आज से सर्च किया जा रहा है। पैसेंजर्स में डर का माहौल बना हुआ है। जी कपिल, कितनी देर तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा? देखिए, जब तक जो सिक्योरिटी टीम है वो इस बात का क्लियरेंस नहीं देगी कि जो धमकी दी गई थी बम होने की वो सिर्फ अफवाह है, तब तक ये जो सिक्योरिटी है ये की जाएगी। ठीक है कपिल, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जोधपुर से। एक बार फिर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ही फ्लाइट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को सुरक्षित अब लैंड कराया गया है। इंडिगो की फ्लाइट है 6E133। इसको फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को लिहाजा आइसोलेशन वे पर ले जाया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है फ्लाइट से। फ्लाइट की अब माइक्रो तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि कहीं इसमें कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, बम तो नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, जोधपुर में एक बार फिर फ्लाइट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली, एक ही फ्लाइट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब फ्लाइट को लिहाजा सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। इंडिगो की यह फ्लाइट है 6E133 जिसे फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को आइसोलेशन वे में ले जाया गया है। यात्रियों को बाहर निकाला गया है फ्लाइट से और अब फ्लाइट की सूक्ष्मता से यानी कि माइक्रो तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर, लगातार ये सिलसिला चल रहा है पिछले 1 महीने से, जहां पर कई इंडिगो की, कई एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब जोधपुर से उदयपुर के बाद ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक बार फिर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खास बात यह है कि एक ही फ्लाइट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर लैंड करा लिया गया है इस फ्लाइट को। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बात करें तो जो इंडिगो की फ्लाइट है 133 जो कि पुणे से जोधपुर के लिए परिवहन करती है यात्रियों का, उसे एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। और खास बात यह है कि इस फ्लाइट को उड़ाने की ये तीसरी बार धमकी मिली और हर बार जो है कुछ हासिल होता नहीं है। फिलहाल अगर बात करें तो जो फ्लाइट है उसे सुरक्षित लैंड करवाया गया है, उसे आइसोलेशन वे पर ले जाया गया है और अब यात्रियों को जो है फ्लाइट से उतारा जा रहा है। थोड़ी देर में जब यात्री पूरे फ्लाइट से बाहर आ जाएंगे उसके बाद उनका सामान जो है उसकी जांच की जाएगी। और इस इंडिगो फ्लाइट में कितने यात्री सवार थे चंद्रशेखर?
जी, इसमें अगर बात करें तो करीब 100 से ज्यादा यात्री जो है इसमें अभी सफर कर रहे थे, और अगर बात करें तो अब उनके जो है सारे जो है सामान चेक किए जाएंगे। उसके बाद फ्लाइट क्या ये फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, कहाँ के लिए भर चुकी थी चंद्रशेखर? देखिए, ये फ्लाइट जो है पुणे से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी, और हर बार की तरह इस बार भी जब फ्लाइट वहां से निकल चुकी थी उसके बाद जो है ये धमकी जो है एयरपोर्ट अधिकारियों को मिली थी कि इस फ्लाइट बम जो है बम के जरिए उड़ा रहे हैं। फिर एक बार जो है वापस पूरी तरह से उसकी सघनता से जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से लगातार एक ही फ्लाइट को बार बार उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद हो गई, और जो ये माना जा रहा है कि एक कोई प्रयोग हो सकता है। जी चंद्रशेखर हमारे साथ बने रहे। कपिल, चूंकि ये खबर जाहिर तौर पर उदयपुर से मिल रही है और उदयपुर में भी दूसरे दिन लगातार इस तरह की खबर सामने आई है, किस तरीके से धमकी दी गई है यहाँ? देखिए, फिलहाल ये जानकारी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा, लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन को जैसे ही फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली थी, पूरे जो एयरपोर्ट परिसर था, टर्मिनल था, वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि लगातार भले ही धमकियां मिल रही हो और उन धमकियों में किसी तरह की सच्चाई नहीं निकल रही हो, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह नुकसान एविएशन सेक्टर को बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है और दहशत का माहौल भी यात्रियों के बीच में रहता है। ऐसे में जरूरी यह है कि इस तरीके की धमकी बड़े मामले में एक बड़ा एक्शन हो। शुक्रिया कपिल, आपका भी शुक्रिया, चंद्रशेखर आपका भी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा का रुख कर रहे हैं, जहां पर भीमगंज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के टेम्पो स्टैंड के पास युवक पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने देर रात कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक देर रात महात्मा गांधी अस्पताल के पास पटाखा चलाने के बाद को लेकर यहां पर विवाद हो गया और चाकूबाजी हुई। 3 लोग इसमें घायल हुए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि कोई एमजी हॉस्पिटल के पास कोई टेम्पो स्टैंड पे पटाखे की बात को लेकर विवाद हुआ था और उसमें चाकू चलने की भी बात आई है, जिसमें 3 लोग के घायल होने की बात आई है। और इस संदर्भ में जो मुकदमा पीड़ित पक्ष द्वारा दिया जा रहा है, जिस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान कुछ जो संदिग्ध लोग हैं उनसे इसमें पूछताछ जारी है और पुलिस जो बल है पूरे शहर में तैनात है एहतियात के तौर पे। और बहुत जल्द से जल्द हम लोग जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने राह चलती अकेली महिलाओं को देव दर्शन करवाने और परिवार को संकट से बचाने का झांसा देकर ज्वेलरी हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चिड़ावा में 2 और झुंझुनू में 3 वारदातों के जुर्म को कबूल भी किया है। आरोपियों के पास से 2 बाइक और ज्वेलरी बरामद की गई है। इन ठगों पर यूपी के कई थानों में लूट के केस पहले से दर्ज है। पुलिस थाना चिड़ावा की टीम ने 4 अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें चारों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये, और महिलाओं के साथ में देवी के दर्शन कराने के नाम को लेकर महिलाओं के साथ में ठगी करते हैं। इन्होंने करीब 1 महीने पहले पुलिस थाना चिड़ावा क्षेत्र में एक महिला से सुबह जो मंदिर जा रही थी उससे देवी के दर्शन कराने की बात को लेकर उसके गहने अपने पास रख लिए और 21 कदम जाने के बाद में आपको देवी के दर्शन होंगे, उस पर दर्शन होने के उपरांत आपको मोक्ष प्राप्त। और इसी के साथ मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे